स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में मैं चैप्टर 2 पे जो एनर्जी करवाया था कॉन्सेप्ट, उसी में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। याद होगा आपको एनर्जी में मैंने क्या करवाया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एनर्जी वाले में मैंने बताया था कि अगर कहीं पर भी, याद करो, किसी भी सिस्टम में दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस, तो सिस्टम के पास एक एनर्जी आ जाती है ना। तो सिस्टम के पास पेयर के हिसाब से एनर्जी डिसाइड होती है। उसी पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक स्फीयर है जिसके पास चार्ज Q1 है, दूसरा स्फीयर है जिसके पास चार्ज Q2 है। इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है, और इसके सेंटर को O डैश माना, इसके सेंटर को O डबल डैश माना। एक यहाँ पर भी एक तीसरा स्फीयर है जिसके पास चार्ज दे रखा है Q3। तो ये डायग्राम, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो बच्चे, ये डायग्राम गिवन है। डायग्राम में ये क्वेश्चन में बना हुआ था, दिस वाज द डायग्राम। ये सेंटर इसका O डैश, इसका सेंटर O डबल डैश, इसका सेंटर O ट्रिपल डैश, इसके पास चार्ज Q1, इसके पास चार्ज Q2, इसके पास चार्ज Q3। इस AB, ये दूरी सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, AB गिवन है 2A + 2B, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गिवन है। और ये R गिवन है, बिल्कुल AB के सेंटर को O मानकर यहाँ से दूरी इस स्फीयर का R गिवन है। ये सब चीज़ें गिवन है। तो जब सबसे पहले बताना, अगर AB सरफेस टू सरफेस 2A + 2B है तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो OA और OB क्या हो जाएगा, 2A + 2B का आधा A + B हो जाएगा। चलो अब निकालो, OA और OB तो निकल गया A + B। अब निकालो OO डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से OO डैश क्या हो जाएगा, OA + O डैश A, OA + O डैश A। OA कितना है, A + B। O डैश A कितना है, A, दोनों को जोड़ो तो 2A + B, यानी OO डैश, यहाँ से इसके सेंटर की दूरी आ गई 2A + B। अब निकालो OO डबल डैश। अब इस O से इसके सेंटर की दूरी, स्फीयर के सेंटर की दूरी निकालना जरा। O डबल डैश, तो OB + O डबल डैश B। देखो OB कितना है, A + B। O डबल डैश B कितना है, ये वाला देखो, रेडियस ही होगा B, जोड़ो तो A + 2B, ये भी निकल गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा, अगर मैं पूछूं O डैश O डबल डैश, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी, तो बड़ा आसान है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 2A + 2B है। देखो आप, यहाँ से यहाँ तक का 2A + 2B है। इधर A ले लो, इधर B ले लो, तो 2A + 2B में उधर से A जोड़ दो, इधर से B जोड़ दो, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला के कितना हो जाएगा, 3A + 3B। चलो O डैश O डबल डैश, मतलब सेंटर टू सेंटर। फिर क्या करो, ये सब चीजें निकाल दी। फिर क्या निकालना, अब इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी निकाल दी, 3A + 3B। इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी नहीं पता तो इसको मान लो R1। इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी नहीं पता तो इसको मान लो R2। इसके सेंटर टू सेंटर इधर तो पता था, लिख दिया आपने, बट यहाँ का सेंटर टू सेंटर, यहाँ का सेंटर टू सेंटर नहीं पता, तो एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो। क्योंकि जब हम दो स्फीयर के बीच की दूरी देखेंगे कहीं पर, तो हमें स्फीयर के बीच की दूरी हमेशा सेंटर टू सेंटर देखी जाती है। किसी भी पॉइंट की दूरी अगर स्फीयर से ले रहे हो तो दे भले कहीं से, बट आप जब वैल्यू लोगे, उसकी डिस्टेंस लोगे एक्चुअल में, तो स्फीयर के सेंटर से ही मेजर किया जाता है। चलो अब जरा बताना, अब हमारा टारगेट है, सब कुछ नोन है। देखो ये पता, ये पूरा पता था, तो आधा पता है, ये पता है, सब कुछ पता है, बस इधर से R1 और R2 नहीं पता है। तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, OO डैश और O ट्रिपल डैश, OO डैश और O ट्रिपल डैश को लेकर एक ट्रायंगल बनाया। यहाँ से यहाँ ये ट्रायंगल बनाया, देखो ध्यान से। जब ये ट्रायंगल बनाओगे तो ये दूरी कितनी है, R। O से O डैश की दूरी कितनी है, O से O डैश की दूरी अभी आपने निकाला 2A + B। ये 2A + B पता है, ये R पता है, पाइथागोरस से O डैश O ट्रिपल डैश, यानी R1 आ जाएगा √ दिस का स्क्वायर + दिस वन स्क्वायर। R1 आ गया, मतलब इन दोनों स्फीयर के सेंटर की बीच की दूरी भी आ गई। R2 निकालने के लिए अब इधर से ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ से, O ट्रिपल डैश O डबल डैश बनाओ। तो देखो ये कितना हो गया R, ये कितना माना है आपने R2। अब यहाँ से O डबल डैश अभी आपने निकाला ही था, A + 2B, वही 2B + ये बात एक ही है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, √ करके R2 आ जाएगा। चलो सब पता चल गया। इसके सेंटर टू सेंटर की दूरी, इसके सेंटर टू सेंटर की दूरी, इसके सेंटर टू सेंटर की दूरी। मेरा यही मकसद था, हर स्फीयर के बीच की आपस की दूरी, तो उससे पहले इन सब चीजों की जानकारी करना जरूरी था। अब आपसे पूछा है
एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी बताइए। तो बेटा जब हम एनर्जी बताते हैं किसी सिस्टम का, तो एनर्जी किसका, एक चार्ज का होता तो है नहीं, पेयर का होता है। तो जितने पेयर बनेंगे उतनी एनर्जी होगी। पहला पेयर किसका बनेगा बताओ, के Q1 Q2 बाई जो दूरी बन रही है O डैश O डबल डैश, के Q1 Q2 बाई O डैश O डबल डैश। O डैश O डबल डैश आप निकाल ही चुके हो, ये वाली वैल्यू पता है ना, ये बस इसको रख दो, फिनिश। अगला पेयर क्या बनेगा बेटा, अगला पेयर बनेगा Q1 और Q3 का। तो K Q1 Q3 बाई इनके बीच की दूरी वो आप निकाल ही चुके हो, R1 रख दो। अगला पेयर क्या बनेगा, इसका बनेगा। तो क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 बाई ये दूरी क्या माना है आपने इसको, R2 रख दो, बस वैल्यू रख दो, आगे आंसर। कितने पेयर बने, 1 2 3। एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेस। अब बोला है इसी में, अब एनर्जी पूरे सिस्टम का था, लेकिन एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट सुनो। अब बोला है एनर्जी एसोसिएटेड विद Q3 ओनली। अब सिर्फ Q3 के साथ एनर्जी एसोसिएटेड बताओ, सिर्फ Q3 के साथ, मतलब अब पूरे सिस्टम का मत बताओ, सिर्फ Q3 के साथ। तो बेटा Q3 के साथ पूछेगा, तो Q3 के साथ जो पेयर बनाएगा उसी का देखना पड़ेगा। जो पेयर सिर्फ Q3 के साथ बनेंगे, जब पूरे सिस्टम का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ Q3 के साथ एसोसिएट करके पूछ रहा है, तो सिर्फ Q3 के साथ जो पेयर बनेगा वही देखेंगे। तो एक तो पेयर ये वाला बनेगा Q1 Q3 वाला, और एक पेयर बनेगा Q2 और Q3 वाला। देखो बस बस बस, उसमें इस पेयर की जरूरत नहीं है। सिस्टम का पूछे तो सभी पेयर लेना, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज से एसोसिएट करके पूछे तो उस पेयर में सिर्फ वो चार्ज होने चाहिए। अगर किसी पेयर में वो चार्ज नहीं आ रहा है, Q3 नहीं आ रहा है, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये सब क्यों निकालना पड़ा, मेरा मेन मकसद क्या था, सभी स्फीयर के आपस की दूरी निकालना। तो ये तो निकल गया, ये निकालने के लिए थोड़ा ये सब निकालना पड़ा, ताकि ट्रायंगल बन सके और R1 और R2 आ सके, जिससे हम इस सिस्टम की एनर्जी निकाल सके। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा है अभी बोर्ड पे, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। मैं नोट्स में पे भेज दूंगा, अच्छे से देखना। तो ये आपने जो पढ़ा दैट वाज एनर्जी, ये क्या था, एनर्जी था। अब बच्चे एनर्जी में ही ध्यान से देखो, तो ये तो क्लियर हो गया कि एनर्जी में हम काउंट क्या करते हैं, एनर्जी में हम काउंट करते हैं पेयर, सिंगल चार्ज नहीं, पेयर। जितने पेयर होंगे उतनी एनर्जी होगी, ठीक है, सिस्टम की। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट है, तो सुनिएगा। मान लो आपके पास सिस्टम में दो चार्जेस में रख दूं, Q1 और Q2, दो चार्जेस रख दूं R डिस्टेंस पे। एक एग्जांपल, अगर मैं आप एक सिस्टम दूं और सिस्टम में दो चार्जेस दे दूं Q1 और Q2, और वो दोनों चार्जेस R डिस्टेंस पे एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रख दूं, ठीक है। मैं पूछूं, रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड भी है और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो ये E क्या है, व्हाट इज E, देखो ध्यान से, दिस E इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना। व्हाट इज V, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। ये V पोटेंशियल नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जरूरी नहीं कि हर जगह D लगा कर लिखे, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान रहा हूं, बोल ही रहा हूं, तो D लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब पूछा है बच्चे इस सिस्टम में कि जरा बताओ कि जब ये दो चार्जेस हैं और R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, तो अब आप बताएं कि यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन क्या होगा। फोर्स का इक्वेशन, तो एक तो फोर्स इक्वेशन का मतलब फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन पूछा है। तो एक तो फोर्स होगा जो एक दूसरे की वजह पे एक दूसरे पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई वेक्टर फॉर्म याद होगा फोर्स का, R क्यूब और R का वेक्टर फॉर्म। ये तो फोर्स होगा, ये एक दूसरे की वजह से जो एक दूसरे पे लगाएंगे। लेकिन इसमें फोर्स में और भी चीजें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, तो याद करो Q1 इंटू E और प्लस Q2 इंटू E, ये होगा फोर्स का इक्वेशन। बोलोगे ये फोर्स कहां से आया, ये तो आया ड्यू टू चार्जेस अरेंजमेंट, क्योंकि ये चार्ज अरेंज थे एक सर्टेन डिस्टेंस पे, इस कारण ये फोर्स आया। और ये क्यों आया, ये दोनों फोर्स क्यों आया, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कोई भी चार्ज जब बाहरी फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है Q इंटू E। तो ये क्यों आया बताओ, ये आया ड्यू टू एक्सटर्नल व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यस।
तो इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में दो चार्जेस थे, r डिस्टेंस पे रखे हुए थे, लेकिन जहां पे रखे हुए हैं वहां पे एक्सटर्नल फील्ड है और एक्सटर्नल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल इफेक्ट भी है। तो पूछा था कि आप बताइए, दोनों एक्सटर्नल हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरूरी डी लगाएं, जब डिफरेंस बोल रहा हूं तो मानना पड़ेगा। तो पूछा था फोर्स का इक्वेशन बताओ। तो बेटा फोर्स का इक्वेशन, एक तो फोर्स वो होगा जो एक दूसरे की वजह से लगेगा, बट लिखोगे वेक्टर फॉर्म में बिकॉज यू आर राइटिंग इक्वेशन, प्लस दो फोर्स और लगेंगे बाहरी इफेक्ट की वजह से। तो आपको पता है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कोई भी चार्ज अगर बाहरी फील्ड में आता है तो फोर्स फील करता है। क्या फोर्स होता है? Q इंटू ई, तो ये फील करेगा Q1 इंटू ई और ये Q2 इंटू ई। तो दिस इज द टोटल इक्वेशन ऑफ द फोर्स। प्लस कर दिया। बोलोगे सर आपने तो कहा था कि वेक्टर को हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, रूल लगाना पड़ता है, वही काम किया है हमने। मैग्नीट्यूड थोड़ी लिखा है, हमने इक्वेशन वेक्टर फॉर्म लिखा है। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म को तो हम इक्वेशन बना रहे हैं, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर बाहरी फील्ड नहीं होती, बाहरी फील्ड होता ही नहीं, सिर्फ चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे होते, तो ये सब फोर्स होता नहीं। ये क्यों आया? बाहरी फील्ड की वजह से आया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि बेटा एनर्जी का इक्वेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी इक्वेशन लिखिए, यानी यू लिखिए। तो एनर्जी को अभी आपको मैंने पढ़ाया, एक तो पेयर की वजह से होगा K-Q1 Q2 बाय R, अभी मैंने बताया आपको। एक तो होगा पेयर के कारण K-Q1 Q2 बाय R, और एक बार ध्यान रखना, एक एनर्जी और आएगी Q1 इंटू वी प्लस Q2 इंटू वी। ये एनर्जी क्यों आई? फिर वही बात आ रही है यहाँ पे, ये एनर्जी आई ड्यू टू चार्जेस अरेंजमेंट। ये जो चार्ज अरेंज थे ना एक दूसरे से सटेन दूरी पे, इस वजह से आई। और ये क्यों एनर्जी एक्स्ट्रा आई? ये आई बेटा ड्यू टू, सब ध्यान रखना, ड्यू टू एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्लियर कर लो कि ये एनर्जी में जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये फोर्स में जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण बढ़ा है, वरना एनर्जी यही हो जाती है और फोर्स यही हो जाता है। ध्यान रखना। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर कोई भी चार्ज फील्ड में आ जाए तो वो फोर्स फील करता है Q इंटू ई, ये फोर्स होता है। और कोई चार्ज अगर एक्सटर्नल फील्ड में आया है, ये कौन सी फील्ड? एक्सटर्नल, बाहरी, और अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जाहिर सी बात है जब फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा, तो वो Q इंटू वी कर दोगे तो वो एनर्जी बन जाएगी। और ये एरो नहीं लगाया क्योंकि स्केलर होता है। व्हेन द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल फील्ड इट गिव्स द फोर्स, एंड व्हेन द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इट गिव्स एनर्जी। तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा, ये एक्सटर्नल इफेक्ट से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये बोर्ड पे जो दिख रहा है, ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसको ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन लिखने को आता है कि आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दो, इक्वेशन बता दो, ठीक है बच्चे। अब आपको मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराने चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जैसे ध्यान देना, एक एग्जांपल है कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल ए से चला बी तक गया। सुनो ध्यान से, सारे अच्छे क्वेश्चन से पेपर में आते हैं। मान लो एक चार्ज पार्टिकल ए से चला और बी पे गया, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है। u एंड v आर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड b। इनके बीच डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया उसने dr, और इनके a और b के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस को मैं dv मान रहा हूँ। dv, चलो v वो डिपेंड करता है, आप v से भी लोग लिखते हैं, v से पोटेंशियल होता है ज्यादातर, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूं तो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही मानोगे। और अगर इसको पोटेंशियल मानते हैं तो फिर डी लगाना पड़ता है, किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, बट मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q एंड M, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और मास है M, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? चार्ज एंड मास ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का क्या है? चार्ज और मास। तो बेटा एक बात बताइए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो A टू B ट्रेवल किया है, तो उसके वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था, याद कीजिए कि वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप याद करो, ये होता था वर्क डन निकालने का 2 पॉइंट के बीच का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? हाफ, बोलो, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हो गया इक्वेशन नंबर 1।
और वर्क डन निकालने का दूसरा फॉर्मूला अभी मैंने अभी कुछ लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, उनके बीच मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो याद करो, है ना। ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों तो फॉर्मूला वर्क डन के ही होते हैं, ये बेसिक 11th से पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी के टर्म में, और ये अभी हमने पढ़ा है। तो दोनों को इक्वेट हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बस यही सवाल आता है, मास दे देगा, चार्ज दे देगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये पूछेगा, आराम से निकाल दोगे। कर क्या क्या मैंने वर्क डन को दोनों तरीके से लिखा, चेंज काइनेटिक एनर्जी से भी लिखा, और वर्क डन को जो अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है मूविंग चार्ज के लिए Q इंटू वी से लिखा। दोनों को इक्वेट करो एंड गेट द रिजल्ट। तो ये सब क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, ध्यान से देखना। अगला एग्जांपल करा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने पढ़ाया है उस पे एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है जरा सुनना, कि एक डायपोल है माइनस Q, इसका कोऑर्डिनेट है 0 माइनस बी 0। डायपोल दूसरा चार्ज भी होगा, दो चार्जेस, दूसरा है 0 B 0। एक डायपोल है, देखो बना दो डायपोल, माइनस Q प्लस Q, डायपोल बन गया। माइनस B 0 मतलब साफ आपको दिख रहा है कि ये डायपोल शायद ऐसे है, माइनस Q प्लस Q, कोऑर्डिनेट 0 B 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस B 0। ये ऑरिजिन मान लो, है ना, यही है ना। डायपोल को y एक्सिस पे दिखाया हमने, क्यों y एक्सिस दिखाया, क्योंकि कोऑर्डिनेट इसका y है। नेगेटिव देखो माइनस b पे है, ऑरिजिन से नीचे है। पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेट b है, यानी ऑरिजिन से ऊपर है, ये है b कोऑर्डिनेट। तो डायग्राम में आप बोर्ड पे जो देख रहे हो वो आपके सामने है, राइट। अब आपसे पूछा है, ध्यान से देखना, यार अगला क्वेश्चन रख कर लूंगा। अब आपसे क्या बोला है जरा सुनिएगा। यहां पर डायपोल जो रखा गया है, नोट्स में सवाल मैंने लिख के भेजा है, जो डायपोल रखा है वो एक वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब जहां पे रखा है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, साफ लिखा है। डायपोल जो रखा है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान रखना। और ये साफ लिखा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में है। क्या बोल रहा है, ये डायपोल जो रखा है वो कहां रखा है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल बोल रहा है। और वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है। तो सोचो, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ प्लेन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर तो x एक्सिस में होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस प्लेन में होता है वहां पे इंटेंसिटी उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर ये डायपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस में है और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ प्लेन में है, फिर तो आप ये बता दो सर कि इंटेंसिटी वहां पर x डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पे होता है वहां पे इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूं, राइट। चलो अब ध्यान देना। तो अब इंटेंसिटी E मान लो गिवन है, तो x एक्सिस का मतलब लिख सकते हैं EI कैप। EI कैप क्यों लिखा बताइए जरा। EI कैप इसलिए लिखा क्योंकि इंटेंसिटी जब x एक्सिस में तो I कैप लगा देंगे। अब बताना डायपोल का डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट याद है जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, Q चार्ज इनटू क्या, डायपोल की लंबाई। तो डायपोल की लंबाई बताना कितनी होगी, इधर भी b है ना, इधर भी b, तो b और b मिला के कितना 2b, Q इंटू 2b। हो गया ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या बोला, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसके साथ जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो ना, तो Q इंटू 2b और जे कैप क्यों, y एक्सिस में है और माइनस से प्लस है, तो माइनस से प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लस जे कैप। क्या क्या हमने डायपोल मोमेंट की वैल्यू, और ये पूछा क्या था, टॉर्क बताओ। जाहिर सी बात है कोई भी डायपोल जब बाहरी फील्ड में आएगा, बाहरी फील्ड में आएगा तो टॉर्क फील करेगा। चैप्टर नंबर 1 टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड में होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। देखो इस सवाल में टॉर्क भी आ गया, इक्विपोटेंशियल भी आ गया, दोनों चैप्टर का मिक्स सवाल है। तो टॉर्क का अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो P क्रॉस E, क्यों, क्योंकि साइन क्रॉस में बदलता है। बस अब आ गया टॉर्क P क्रॉस E। P को लिखो कितना है, Q2B जे कैप
क्रॉस ई कितना है, ई आई कैप, देखो भैया ई आई कैप और ये की टू बी जे कैप, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पी और ई की वैल्यू को पुट कर दिया, राइट। चलिए अब देखिए, और आप जानते हो अच्छे से कि क्रॉस में जे क्रॉस आई हमेशा थर्ड देता है, जानते हो ना। यूनिट वेक्टर में दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा बन जाता है, और जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो टॉर्क बराबर आ गया। अब लिख दो, अब क्या है, लिख दो, अब क्या लिखोगे, Q इंटू टू बी इंटू ई हो गया, और यहाँ पे माइनस के कैप, बस वेक्टर फॉर्म में ही आंसर दे देना, ठीक है। तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, बस माइनस के रख दो। इसका मतलब बोलोगे सर ये इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड लोगे तो फिर के कैप मोड लगाओगे तो सिर्फ ये बचेगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ लिखो तो ज्यादा सही है, Q टू बी इंटू ई माइनस के कैप। तो ये सवाल क्या था, समझ में आया। डायपोल कौन से एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे। फट से डायपोल को बनाया, डायपोल मोमेंट लिखा, Q इंटू डायपोल की लंबाई 2r। उसके बाद डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, तो माइनस से प्लस ऊपर गया तो वेक्टर फॉर्म में जे कैप लग गया। इंटेंसिटी के बारे में जानकारी नहीं थी, बोला था ये डायपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखा हुआ है। ओहो अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वहां पे इंटेंसिटी जो भी होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर। और उसने बोला था सवाल में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वाईजेड प्लेन में है, तो इंटेंसिटी फिर एक्स में जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इंटेंसिटी। बस इंटेंसिटी ई आई कैप। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को मैग्नीट्यूड निकालना तो ऐसे निकालते हैं, जब डायपोल दे देता, मोमेंट दे देता, इंटेंसिटी देता है, इसके बीच एंगल देता तो वैल्यू निकालते हैं, बट वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में आंसर देना, वेक्टर फॉर्म में ही इसका आंसर देना, ठीक है बेटा। तो ये दोनों सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये तो एक वर्धन का था, और ये इसमें टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और इसमें साथ साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी आ गया। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, सारे आज मैं पोटेंशियल पे करा रहा हूँ, पोटेंशियल आज खत्म हो जाएगा, अगली क्लास से मैं कैपेसिटर शो करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे आपको एक बात बताना, देखो कॉन्सेप्ट आपको याद है कि अगर आपके पास कोई भी हॉलो स्फीयर होता है, याद कीजिए हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर को हम, याद है आपको या नहीं याद है, इसे हम स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। तो जो भी चार्जेस का कॉन्सेप्ट होता है वो सब सरफेस पे ही रहता है, और अंदर याद करो इंटेंसिटी हमेशा जीरो होती है कहीं पर, और जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, मैंने पढ़ाया था। और ई जीरो होगा तो वी कांस्टेंट होगा, याद करो 1-2 लेक्चर पहले की बात है। ई जीरो वी कांस्टेंट, हॉलो स्फीयर में यही कहानी होती है, याद रखना। वी कांस्टेंट का मतलब मान लो अगर रेडियस इसका आर है तो वी हर जगह अंदर एक ही होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, बस इसके अलावा पोटेंशियल दूसरा नहीं होगा, के क्यू बाई आर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा सुनिएगा, एग्जाम्पल 1 2 3 हॉलो स्फीयर्स हैं, एक के पास चार्ज Q1, एक के पास चार्ज Q2, एक के पास चार्ज Q3, तीन है, तीन कॉन्सेंट्रिक एक ही सेंटर वाले हॉलो स्फीयर यानी स्फेरिकल शेल है। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3, 3 रेडियस, ठीक है। पूछा है सभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए उसके सेंटर पे, तो सेंटर तो कॉमन है, सेंटर तो कॉमन है, सभी का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हॉलो है सभी का, तो यही होगा, सेंटर पे अंदर यही होता है, सभी का अपना अपना, सेंटर तो एक ही है। चलो V1 निकालते हैं सबसे पहले, तो V1 यानी इसके सेंटर पे, सबसे अंदर वाले के सेंटर पे क्या हो जाएगा, K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3, और वैसी बात है KQ बाई R होता है, जब इसके सेंटर पे निकालोगे तो इसका अपना प्लस बाहर वाले का भी इफेक्ट आएगा, इसका भी देखना पड़ेगा, इसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे अंदर है तो इसके ऊपर सभी का इफेक्ट है, ठीक है। V2 का मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसका सेकंड वाले का, तो जब इसका निकालोगे बेटा सेकंड, ये बीच वाले का, तो पता है क्या होगा, जब ये इसका निकालेंगे तो इसके अंदर वाले, अगर किसी स्फीयर के अंदर और भी स्फीयर आ रहा है तो वो एक ही सिस्टम में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा V2, ध्यान रखना, K Q1 प्लस Q2 अपॉन R2, मतलब अगर इसका निकालोगे तो ये अंदर वाले को इसी सिस्टम में मानना पड़ेगा कि चार्ज एक हो जाएगा, रेडियस एक होगा, R1 का फिर रोल खत्म हो जाएगा, प्लस लेकिन जो बाहर वाला है, बाहर वाला अब इसका निकाल रहे हो लेकिन ये तो बाहर है, तो बाहर वाला अलग से पोटेंशियल क्रिएट करेगा। हमेशा किसी बॉडी के जो बाहर होता है वो अपना अलग पोटेंशियल क्रिएट करता है,
तो इस सेकंड वाले पे बाहर का इफेक्ट आएगा अलग से, KQ3/R3। अगर मैं V3 की बात करूं, V3 का मतलब सबसे बाहर वाले की बात करूं, तो इसके तो बाहर कोई है नहीं, तो जो भी है, जो भी दूसरा या पहला है वो इसके अंदर ही है, तो ये दोनों एक ही सिस्टम में लेना पड़ेगा इस केस में। तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और अपॉन में R3। हाँ, अगर इसके भी बाहर होता कोई तो उसको फिर अलग से लेते। तो क्या समझ में आया? अगर हम किसी भी स्फीयर का कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का निकालते हैं तो बाहर वाला जो होता है वो अलग से पोटेंशियल उसके ऊपर डालता है, लेकिन अगर इसका निकाल रहे हैं तो इसके अंदर वाला एक ही सिस्टम में लेना, इसका निकाल रहे हैं तो इसके अंदर वाला दोनों इसी के सिस्टम में ले लेना। हाँ, अगर इसके भी बाहर कोई होता तो वो फिर अलग से लेते। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था सभी का, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, एट देयर सेंटर। तो सेंटर तो एक ही है, इसका निकालोगे तो इसका अपना प्लस इसका बाहर वाले का इफेक्ट आएगा। इसका निकालोगे तो इसके सिस्टम में दोनों चार्ज एक साथ लेना इसी रेडियस के अंदर, फिर R1 का कोई मतलब नहीं है, प्लस ये बाहर वाला अलग से लेना। इसका निकालोगे तो इसके तो बाहर कोई है नहीं, सब दोनों इसी के अंदर है, तो पूरा एक ही सिस्टम में ले लेना। याद रखना, ये भी क्वेश्चन जो आपने देखा दैट वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सवाल थे और इससे पहले वर्णन पे कराया, काफ़ी क्वेश्चंस कराए मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे कराया। एनर्जी में ध्यान रखना सिर्फ हम पेयर काउंट करते हैं, जितने पेयर्स उतनी एनर्जी, इसका ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस कराए थे, आज भी एनर्जी पे क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अब आप इसको पढ़ना और नेक्स्ट क्लास, कमिंग क्लास में मैं आपको नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम होगा कैपेसिटर, फ्रेश एंड न्यू टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।